हेलो एंड नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है भाई सभी बच्चों का। तो आज हम आ गए हैं हमारे सेकंड लेक्चर में और इसके अंदर आज हम करने वाले हैं क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, जिसमें अंदर आयोटा बेस्ड क्वेश्चंस थे और ये एक्सरसाइज मैं उठाऊंगा आर.डी. शर्मा से। मोस्टली बच्चे आर.डी. शर्मा को बोल रहे थे, बाकी जहाँ से भी करोगे एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, हर जगह के क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ ये मैं आर.डी. शर्मा से उठा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि पता है सभी को ये लेक्चर रिकॉर्डेड होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलो। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था ये चार चीजें। मेरे को उम्मीद है सबने अच्छे से देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट लेक्चर देखा है, नहीं तो उसके बिना नहीं होगा। पहली चीज तो हमने देखा थी कि आयोटा क्या होता है, √-1। आयोटा स्क्वायर क्या होता है तुम्हारा, -1। आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 होता है 1 एंड 1/, आयोटा होता है माइनस आयोटा। ये हमने ये 5 रिजल्ट्स देखे थे। तो मेरे को उम्मीद है ये सभी रिजल्ट्स बच्चों को अच्छी तरह से याद होंगे। ठीक है, अब इन पे बेस्ड हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखो यहाँ से एनडीए में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, मैंने 1-2 क्वेश्चन तुम्हें करवाए भी थे इस पे बेस्ड। ठीक है, चलो तो शुरू करें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। ठीक है, मैंने 1-2 क्वेश्चंस तो करवा दिए थे। ये वाला क्वेश्चन देखो, आयोटा रेज टू द पावर 77 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 70 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 87 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 414 और इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं कैसे होगी। तो मैंने बताया था कि सब वैल्यूज को अलग अलग किससे डिवाइड करवा के देख लो, 4 से डिवाइड करवा के देख लो, तो हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आयोटा की पावर 77, ये तो हम ओरली भी कैलकुलेट कर सकते। देखो आयोटा की पावर 76 अलग हो जाएगी, क्योंकि 19 4 जा कितना होता है, 76 होता है। तो डिवाइड भी करोगे तो 19 पे ही जाएगा। तो ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं। ठीक है, 70 के आसपास कौन सी आएगी, 68। तो 17 4 जा 68 होता है और इनटू में क्या हो जाता है आयोटा स्क्वायर। 87 के आसपास कौन सी आएगी, 87 के आसपास आएगी 84। ठीक है, 84 कितने की होती है, 21 की। 21 4 जा 84 होता है। उसके अंदर से कितनी पावर निकल जाएगी तुम्हारी, 3 पावर अलग निकल जाएगी। और 414 को करवा के देख लो, 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 1 जा 4, यहाँ हो जाएगा 1 आएगा पहले तो 0 और फिर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 3 जा 12, तो 2 बच जाएगा। तो ये एक तरीके से आयोटा की पावर 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 103 और इनटू में आयोटा स्क्वायर, और इस पूरे का क्या है, क्यूब है। इस पूरे का क्या है, क्यूब है। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयोटा की पावर 4 को लिख देंगे 1, ये तो 1 हो जाएगा तुम्हारा पूरा, तो यहाँ बन जाएगा आयोटा क्यूब। 1 इनटू में आयोटा क्यूब को हम क्या लिख देंगे, आयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 1, और आयोटा स्क्वायर को हम लिख देंगे -1, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 1। आयोटा क्यूब को लिख देंगे हम माइनस आयोटा, ये भी हो जाएगा 1, और आयोटा स्क्वायर को लिख देंगे -1 और इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, तो देखो ये बन गया तुम्हारा माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा -1। ठीक है, तो देखो 2 तो -1 है और 2 माइनस आयोटा है, इसका क्यूब। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 2 और इसका हो जाएगा क्यूब। ठीक है, ठीक है, अब इसको हमें आगे करना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना, ये आ गया, अरे यार एक गड़बड़ कर दी है, हमने। 76 आएगा तो यहाँ पे आयोटा की पावर 3 नहीं बचेगी, आयोटा की पावर 1 ही बचेगी। 76 और ये हो गई 77, है ना। ये 68 और 2, ये 84 और 3, ठीक है, और वो हो गई तुम्हारी 412 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का आयोटा आएगा, ना कि माइनस का आयोटा। यहाँ पे आएगा तुम्हारा प्लस का आयोटा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी।
क्योंकि यहाँ पे आयोटा बचा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, आयोटा बचा। तो आयोटा से आयोटा देखो यहाँ पे कट जाएगा, ये प्लस का आयोटा करेंगे तो हो जाएगा -2 की पावर 3, और -2 का क्यूब कितना होता है, -8 हो जाता है। तो -8 तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आसान सी बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इजी सी बात है। और करते हैं, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट देखो, अब तो इजी अब तो कर लोगे। आयोटा की पावर 30 प्लस आयोटा की पावर 40 प्लस आयोटा की पावर 60, ठीक है, ये करना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, आयोटा की पावर 30 के सबसे क्लोज कौन है, 28 है ना, 28 पावर है, तो आयोटा की पावर 4 और उसको 7 लिख लेंगे, 28 बन गया, और 2 पावर अलग लिख लेंगे, 30 पावर हो गई। और 40 तो पूरी 4 का मल्टीपल ही होती है, 40 पावर तो पूरा का पूरा 4 का मल्टीपल ही होती है। और जो तुम्हारी 60 पावर है वो भी 4 का मल्टीपल होती है, 15 4 जा 60 होता है ना, 15 4 जा 60 होता है। तो ये हो जाएगा 1 रेज टू द पावर 7 इंटू में आयोटा स्क्वायर, 1 रेज टू द पावर 10, 1 रेज टू द पावर 15। आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो 1 आंसर आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है और काफी अच्छे क्वेश्चन भी है, करने में मजा आता है, ठीक है। और करें, और करके देखे तो मेरे को उम्मीद है अब समझ गए होंगे कैसे होना है, ठीक है। देखो और कर लेते हैं एक क्वेश्चन। अगर मैं यहां पे करूं आयोटा रेज टू द पावर 49 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 68 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 89 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 1110, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये क्या बनेगा, ये देखते हैं ये क्या बनेगा। तो 49, ये छोटी छोटी पावर्स तो डायरेक्टली कर लिया करो, इसके लिए डिवीजन मत किया करो, तुम्हें पता है 48 मिलेगा। जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 4 जा 48 और इनटू में आयोटा की पावर 1 हो जाएगा। 68 तो डायरेक्टली मिल जाएगी, 17 4 जा 68। 89 के पास 88 मिल जाएगी, 22 को 4 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। और 110 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, कितने में जाएगा, 2830, तो 27, ये हो जाएगा 2 बच जाएगा, है ना, यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 और इसकी पूरी हो जाएगी 27, और इनटू में हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, इनटू में हो जाएगा तुम्हारा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो करो, आयोटा की पावर 4 को रखेंगे 1, ठीक है, यहां पे भी हो जाएगा 1, ये तो 1 ही हो गया, ठीक है, 4 पावर का मल्टीपल है। यहां पे क्या हो गया, 1 की मल्टीप्लाई हो गई आयोटा से, और यहां पे 1 की मल्टीप्लाई हो गई आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, आयोटा स्क्वायर होता है तुम्हारा -1। तो यहां हो गया आयोटा +1 प्लस का आयोटा -1, तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, और आयोटा में आयोटा ऐड हो गया, कितना बन गया, 2 आयोटा। ये क्या बन गया तुम्हारा, 2 आयोटा बन गया, ठीक है। तो ऐसे करना है, और करते हैं, और करते हैं, ठीक है। देखो कह रहा है कि शो दैट, कौन से क्वेश्चन पे आ गए, 4th क्वेश्चन पे कह रहा है शो दैट 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 10 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 20 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 30 इज ए रियल नंबर। कह रहा है कि ये रियल नंबर बनेगा, ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये क्या है, रियल नंबर ही है। मतलब जब इसको सोल्व करेंगे तो कोई नंबर टाइप की चीज आ जाएगी, जैसे 2 4 5 0 ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा जिसमें आयोटा नहीं दिखेगा। कहने का मतलब जैसे रियल नंबर हमने पढ़े हैं वैसा ये एक रियल नंबर बन जाएगा। कहने का मतलब ये है इसके अंदर कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं आएगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा दिखे। तो देखो इसको सोल्व करते हैं, फिर देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है।
तो वैसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 10 प्लस आयोटा की पावर 20 प्लस आयोटा की पावर 30, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 1 आयोटा की पावर 10 को क्या लिख लेंगे, आयोटा की पावर 4 2 जा 8 है ना, 4 2 जा 8 हो गया और ये आयोटा स्क्वायर बन गया। आयोटा की पावर 20 तो पूरा पूरा कितना बन रहा है, आयोटा की पावर 4 की पावर 5 और आयोटा की पावर 30 आयोटा की पावर 4 की पावर 7 और इनटू में आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये बन रहा है। तो 1 आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। आयोटा की पावर 4 का कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 की पावर 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, ठीक है। तो देखो 1 - 1 प्लस 1 -1, तो 1 - 1 1 - 1, ये 0 प्लस 0 कितना हो गया, 0 आ गया। तो देखो 0 एक रियल नंबर ही होता है, 0 एक तुम्हारा क्या होता है, रियल नंबर ही होता है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करके देखा और ये एक नंबर ही बन गया। ये क्या बन गया, हमारा एक नंबर ही बन गया जो हम पहले पढ़ते थे, जो कि 0 क्या होता है, एक रियल नंबर। तो कह देंगे विच इज रियल, ये तो एक रियल ही आ गया, ठीक है, विच इज रियल नंबर, हेंस प्रूव्ड। तो बस ये क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये 0 आया और 0 क्या होता है, एक तुम्हारा रियल नंबर होता है, ठीक है। चलो और करते हैं, अब फिर से वैल्यू निकालने का ये, तो चलो कुछ वैल्यूज और निकालते हैं। देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा करते हैं, जैसे कि ये है 5th क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन कह रहा है आयोटा रेज टू द पावर 592 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 590 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 588 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 586 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 584 अपॉन में आयोटा रेज टू द पावर 582 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 580 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 578। घबराना नहीं है देख के, ठीक है, लंबा चौड़ा दिख रहा है पर है आसान। आयोटा रेज टू द पावर 576 प्लस आयोटा रेज टू द पावर 574, ये है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, हाँ चलो, इसने सेकंड एक्सरसाइज कहाँ पे दी हुई है, फिर सेकंड पे चलना है ना इसके बाद। ये है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसको करते हैं पहले। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी। अब देख के बड़ा लंबा लंबा लग रहा है, अब सबको अलग अलग निकालें। एक तरीका तो ये है कि सारी वैल्यूज को हम अलग अलग सोल्व कर लें, इसको 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 सारी वैल्यूज को अलग अलग सोल्व कर लें। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका ये है कि न्यूमरेटर में से देखो सबसे बड़ी पावर क्या कॉमन ले सकते हो। एक तरीका ये है कि न्यूमरेटर में से एक पावर को कॉमन निकाल लो, जो पावर कॉमन आ सकती है, जो पावर कॉमन आ सकती है उस पावर को कॉमन निकाल लो, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर के अंदर ये 594 590 588 586 584, तो सबसे छोटी पावर 584 है, तो ये बाहर निकल जाएगी सारों में से। जैसे x, जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं कि x स्क्वायर x की पावर 4 x की पावर 6 ये है, तो इनके अंदर से क्या पावर कॉमन आ सकती है, जो सबसे छोटी पावर हो वो x स्क्वायर कॉमन आ सकती है। बच क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 4। ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूं कि न्यूमरेटर के अंदर से जो आयोटा की पावर 584 है वो कॉमन आ जाएगी, तो बचेगा क्या, देखो यहां से 584 पावर आ गई, किस में से 592 में से, तो यहां बन जाएगी आयोटा की पावर 8। यहां पे कितनी बच जाएगी, आयोटा की पावर 6। यहां बच जाएगी आयोटा की पावर 4, यहां बच जाएगी 1, है ना, वो तो पूरा का पूरा ही आ गया।
अपॉन में यहां से क्या आ रही है सबसे छोटी पावर कॉमन, यहां पे सबसे छोटी पावर है आयोटा की पावर 574, तो आयोटा की पावर 574 कॉमन आ जाएगी। यहां क्या बच जाएगा, आयोटा की पावर 8, देखो 582 में से 574 जाएंगे तो 8, यहां बच जाएगी आयोटा की पावर 6, यहां बच जाएगी आयोटा की पावर 4, यहां बच जाएगा तुम्हारा 1, है ना। तो अगर ध्यान से अगर देखो तो ये वाली चीज इस पूरे से क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, ये वाली चीज यहाँ पे क्या हो गई, इस पूरे के पूरे पोर्शन से कैंसिल आउट हो गई, और हमारा क्या बच गया, आयोटा की पावर 584 अपॉन में आयोटा की पावर 574। ठीक है, अब इसको भी सोल्व कर लो, ये कितना बन जाएगा, आयोटा की पावर 10 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, आयोटा की पावर 10, और आयोटा की पावर 10 को सोल्व कर दो तो आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा की पावर 4 तो बन जाएगी 1 इंटू में आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा -1, तो 1 इंटू में -1 कितना हो जाएगा तुम्हारा -1, तो -1 तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरह इसको सोल्व कर लेंगे, थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा, और तो क्या है, थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। और देखो, और देखो 6th देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेल्युएट करो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 8। ठीक है, ऐसे चलते चलते क्या बोल रहे हैं, कहां तक आएगी, आयोटा की पावर 20 तक आएगी। ये वैल्यूज निकाल के दिखानी है हमें, क्या करनी है, इसकी वैल्यू बतानी है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो बस वैल्यू रखते चल पड़ेंगे, और क्या करना है। तो देखो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, पहले सारे लिख लो, मैं तो तुम्हें यही कहूंगा, तुम्हारे लिए अभी के लिए सबसे इजी यही रहेगा कि सारी वैल्यूज को एक बार लिख लो। आयोटा की पावर 10, 12, थोड़े ही बनेंगे, 14, 16, 18 और 20, सारी वैल्यूज को लिख लो। ठीक है, तो देखो 1 आयोटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे, -1, आयोटा की पावर 4 कितनी होती है 1, आयोटा की पावर 6 ये हो जाएगी आयोटा की पावर 4 इंटू में आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 8 क्या होगी, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर, आयोटा की पावर 10 क्या होगी, आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आयोटा की पावर 12 क्या होगी, ये तो 4 का ही मल्टीपल आ रहा है, आयोटा की पावर 14 क्या होगी, आयोटा की पावर 12 और इंटू में आयोटा स्क्वायर। देखो एक 4 की पावर बन रही है और एक में से 2 अलग आ रहा है, ये तो 4 की पावर बन गई 16 तो, और 18 में से क्या आ जाएगा 2 अलग आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 2। ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा तुम्हारा आयोटा की आयोटा स्क्वायर और आयोटा की पावर 4 की पावर 5, सबको ऐसे लिख लेंगे। अब क्या लिख दो, सबकी वैल्यूज लिख दो। तो देखो ये तो बन गया 1 - 1 + 1। ठीक है, और ये कितना बनेगा, आयोटा की पावर 4 और आयोटा स्क्वायर -1 प्लस में आयोटा की पावर 4 1 और आयोटा स्क्वायर -1। ठीक है, ये क्या बन गया तुम्हारा, आयोटा की पावर 4 1 माइनस में 1, फिर लास्ट में 1 1 1 1 -1, सही तो कर रहे हैं ना, 1 - 1 1 माइनस, मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये 1 आ गया, ये -1, ये 1, ये -1 आ गया, ये वाला 1 आ गया, इसका -1 आ गया, ये वाला 1 आ गया, यहां तक आ गया, इसका -1 आ गया। अब इसको लिखो, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा 1 और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा -1, और लास्ट वाला फिर 1 बचेगा, एक 1 तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है, एक 1 जो है तुम्हारा वो बच जाएगा। अब देखो ध्यान से, 1 - 1 ये कैंसिल कर गया, 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1, तो एक 1 बच गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 1 हो जाएगी। क्लियर, तो ऐसे करना है। चलो और करते हैं। 7th देखो क्या कह रहा है, इवेल्युएट करना है, वैल्यू बतानी है 1 प्लस आयोटा की पावर 6, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस में 1 माइनस आयोटा की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है,
थोड़ा लंबा चौड़ा जा सकता है क्योंकि 6 पावर है और 1 माइनस आयोटा की 3 पावर है। इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, कोई छोटा तरीका बन सकता है, दोनों में कॉमन तो कुछ आ नहीं रही, नहीं तो 3 पावर में कॉमन ले लेता, ठीक है। कुछ छोटा तो हो नहीं रहा। एक तरीका कर सकते हैं, देखो एक दिमाग में मेरे आई है खुरापात कुछ। देखो जो 1 प्लस आयोटा की पावर 6 है, मेरे को बताओ क्या मैं इसको 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और फिर इसका मैं क्यूब लिख सकता हूं? इसको अभी ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस आयोटा का क्यूब, इसको ऐसे ही रहने दो भाई। 6 पावर है तो 2 की पावर 3 लिख दूंगा, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। अगर 6 पावर है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे, उससे कोई फर्क तो हमें पड़ेगा नहीं। अब देखो जो ये अंदर वाला 1 प्लस आयोटा स्क्वायर है ना, इसको एक्सपेंड कर लो, इसको खोल लो, अंदर अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू में 1 इंटू में आयोटा, और इसका हो जाएगा ऊपर क्यूब, प्लस में 1 माइनस आयोटा का क्यूब ही रहने दो। इसको पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये अंदर वाला देखो क्या बन रहा है, 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1, आयोटा स्क्वायर का हो जाएगा -1, और ये बन जाएगा 2 आयोटा, और इसका हो जाएगा क्यूब, और 1 माइनस आयोटा का ये बन जाएगा क्यूब। तो ये आसान काम हो गया कि ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे तुम्हारा 2 आयोटा का क्यूब बन गया, ठीक है, और ये हो गया 1 माइनस आयोटा का क्यूब। अब देखो ये तो इजीली सोल्व हो गया, क्यों? 2 का क्यूब तो हो जाएगा 8 और आयोटा का क्यूब हो जाएगा आयोटा, ठीक है। तो ये 8 आयोटा क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे जो ये 1 माइनस आयोटा का क्यूब है, 1 माइनस आयोटा का क्यूब है, इसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें हम a माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो a माइनस बी का क्यूब क्या होता है? a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी। a का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर a स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर, प्लस का 3ab स्क्वायर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 8 आयोटा क्यूब कितना होता है तुम्हारा? माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। तो यहां लिख देंगे माइनस का 8 आयोटा प्लस का 1। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस का आयोटा, और उसके बाहर एक माइनस ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा प्लस का आयोटा, है ना। यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर कितना होगा? -1, आयोटा स्क्वायर होगा -1, तो हो जाएगा माइनस का 3। क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब इसको क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो जिसमें आयोटा नहीं है उनको जोड़ लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, इन दोनों में आयोटा नहीं है, तो ये तो हो जाएंगे तुम्हारे माइनस का 2, ये इसके अंदर जुड़ जाएगा। और जिन पे आयोटा है, जिनके पास आयोटा है उनको जोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का 3, माइनस का 8 और माइनस का 3, माइनस का 11, और माइनस के 11 में अगर एक आयोटा जोड़ दोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, तो हो गया माइनस का 10 आयोटा। तो माइनस का 2 और माइनस का 10 आयोटा, तो जब इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा ये आंसर बना, ठीक है। तो ये ऐसे क्या हो जाएगा तुम्हारा? सिंप्लीफाई हो जाएगा एकदम इजीली, ठीक है। तो ये था हमारा शुरू वाला इजी कंसेप्ट, ये था हमारा शुरू वाला इजी कंसेप्ट, ठीक है। अब चलेंगे हम आगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलेंगे। देखो तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे अब आगे बढ़ते हैं। अब वो क्या कहता है कि तुमने बेसिक्स तो सीख लिए एकदम आराम से, अब हम सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को घटाते कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे हमने क्या सीखा था, हमारे छोटे बच्चे से जब हमें नंबर्स को ऐड करना, घटाना, जोड़ना, ये सब सीखा था हमने, इसको बोलते हैं अलजेब्रा, इसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रा।
तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सीखना है हमें। अब अलजेब्रा में क्या चीज आ जाती है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आ जाता है। तो अब नए नंबर आए हैं तो नए नंबर के बारे में हमें अब सीखना तो पड़ेगा कि नए नंबर होते कैसे हैं, ठीक है। तो वो चीजें अब हमें सीखनी पड़ेंगी, वो चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। अब बात ये आती है कि भाई, अब बात ये आती है कि सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे कैसे। तो पहली चीज आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ध्यान से समझेंगे इस चीज को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है। देखो, तो वो कहता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे z से। सबसे पहली बात, जैसे हम रियल नंबर्स को x y से रिप्रेजेंट करते हैं, a b से रिप्रेजेंट करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल z से। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होगा तुम्हारा, स्मॉल z को हम कैसे लिखेंगे, x प्लस आयोटा वाई, या तो x प्लस आयोटा वाई लिख लो या a प्लस आयोटा b लिख लो। a प्लस आयोटा b लिख लेते हैं चलो, या x प्लस आयोटा वाई रहने दो, x प्लस आयोटा वाई ये रहने दो, ये सही है, ठीक। कुछ भी लिख सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई। अब यहां पे सीखेंगे क्या चीज क्या है, ठीक है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो इस दुनिया में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में लिखे मिलेंगे तुम्हें। इसी फॉर्म में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा लिखते हैं, x प्लस आयोटा y से ही हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे x और y दोनों क्या हैं, x और y हमारे होंगे वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। x एंड y हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। x और y हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स। यहाँ पे x और y जो है ना वो रियल नंबर हैं, जो अभी तक तुमने रियल नंबर पढ़े हैं वो क्या है, x और y रियल नंबर्स। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे x और y को यहाँ पे एक स्पेशल नाम देंगे। यहाँ पे हम x और y को क्या देंगे, एक स्पेशल नाम देंगे। तुमने z को क्या रिप्रेजेंट किया है, x प्लस आयोटा y, ऐसे लिखा है x प्लस आयोटा y। तो ये जो x है ना, ये जो x है, इस x को मैं लिखता हूं कि ये क्या है तुम्हारा रियल पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z। और जो y है, y, इस y को मैं क्या बोलता हूं, सिर्फ y को, ठीक है, साइन के साथ। मैं अभी समझाऊंगा, तो मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। y को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, या तो हम बोल देते हैं इमेजिनरी पार्ट, और या फिर कई बार कॉम्प्लेक्स भी बोल देते हैं, इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ z, y को। इसका क्या मतलब है, देखो, जैसे कि मान लो मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, क्या मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, सपोज 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा मैंने क्या लिख दिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहां पे x का काम कौन कर रहा है, यहां पे x का काम तो कर रहा है 2। अगर पीछे से हम देखें, x का काम तो कर रहा है 2, और y का काम कौन कर रहा है, y का काम कर रहा है 3। x का काम कर रहा है 2 और y का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है ना। पहली बात, x और y दोनों के दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं। देखो हमने कहा था कि x और y दोनों के दोनों क्या होंगे, तुम्हारे रियल नंबर होंगे। x और y दोनों के दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो यहाँ पे x भी रियल है, y भी रियल है। दूसरा, जो नंबर आयोटा के साथ नहीं होता, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो नंबर आयोटा के साथ नहीं होता, तो देखो 2 के आसपास कोई आयोटा नहीं है, 2 अपना मस्त अलग से बैठा हुआ है, 2 को आयोटा से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो 2 है ना, 2, इसको तो मैं बोलूंगा रियल पार्ट ऑफ z। ये तो तुम्हारा क्या है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है, ठीक है। और जो 3 है, 3 को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z।
3 को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 3, 2, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है 2, क्योंकि उसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा, और जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है उस रियल नंबर को, जो आयोटा के साथ रियल नंबर लिखा हुआ है, आयोटा के साथ रियल नंबर कौन सा लिखा हुआ है 3, तो इस 3 को हम क्या बोलेंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। तो अब देखो, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू 5 माइनस का आयोटा। ठीक है, 5 माइनस का आयोटा। अब मैंने कहा कि इसका रियल पार्ट बताओ क्या है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा, जो आयोटा से एकदम अलग है, जिसको आयोटा से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा 5, इसका रियल पार्ट हो जाएगा 5। ठीक है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो क्या होगा। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। इमेजिनरी पार्ट देखो क्या है, 1 नहीं है, आयोटा के साथ लिखा हुआ है -1, क्योंकि देखो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा होता है, x प्लस आयोटा y है, बीच में प्लस है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिखा जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा 5 प्लस -1 इंटू में आयोटा, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ है। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कैसे लिखा हुआ है, 5 माइनस आयोटा को हमने कैसे लिखा है, 5 प्लस इंटू में -1 इंटू में आयोटा, ऐसे लिखा हुआ है। तो आयोटा के साथ एक्चुअली में कौन आ रहा है, -1 आ रहा है, तो इमेजिनरी पार्ट को हम क्या बोल देंगे, -1 बोल देंगे। तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, -1 होगा। आई बात समझ में, इसका इमेजिनरी पार्ट होगा तुम्हारा -1, ऐसे देखना है। मान लो मैं और पूछूं, जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया, कि भाई z इज इक्वल टू माइनस का 4 आयोटा है, बस इतना ही है, z इज इक्वल टू माइनस का 4 आयोटा है। अभी पीछे के आंसर ऐसे ही आ रहे थे ना, तुमने देखे थे, जैसे ये आया था, इसका 1 आया था, इसका कितना आया था, -1 आया था, चलो तो ये जैसे 2 आयोटा आया था, तो इस टाइप के आंसर आ रहे थे अभी तक। तो इसका इमेजिनरी और रियल पार्ट पूछता हूं मैं, तो देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस का 0 प्लस में -4 आयोटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। भाई रियल पार्ट नहीं है तो 0 है इसका मतलब, अगर रियल पार्ट नहीं लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से पूछूं इसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है 0, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आयोटा के साथ वाली टर्म आ रही है, x तो आ ही नहीं रहा, तो इसको हम बोल देंगे इसका रियल पार्ट है 0। और अगर मैं तुमसे पूछूं इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट है इसका -4, इमेजिनरी पार्ट है इसका -4। एक और रियल नंबर अगर मैं तुमसे पूछूं, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर पूछूं, मान लो मैंने कह दिया 5, बस तुम कहोगे सर ये तो रियल नंबर है, तुम कहोगे सर ये तो रियल नंबर है। अब पिछली क्लास में मैंने तुम्हें समझाया था कि रियल नंबर भी तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आते हैं, रियल नंबर भी तो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आते हैं, तो रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। ठीक है, रियल नंबर भी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था ना, एक बहुत बड़े सर्कल के अंदर तुम्हारे रियल नंबर थे, अगर तुमने देखे हो, एक बहुत बड़े सर्कल के अंदर रियल नंबर थे, तो सारे के सारे जो रियल नंबर थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो थे, है ना। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं है, जो रियल नंबर है उसके अंदर जो इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं है बेटा। ठीक है, तो जो कोई भी रियल नंबर है इस दुनिया में, कोई भी रियल नंबर है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस में 0 आयोटा। अगर मैं पूछूं इसका रियल पार्ट कितना है, अगर मैं पूछूं इसका रियल पार्ट कितना है, इसका रियल पार्ट है 5। ठीक है, इसका रियल पार्ट है 5, और इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, इसका इमेजिनरी पार्ट है 0। इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं है। और ये जो मैंने तुम्हें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताए जिनके पास रियल पार्ट नहीं है और एक के पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इनको हम कुछ स्पेशल नाम देते हैं। क्या, देखो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम स्पेशल नाम देते हैं। तो मैं कह रहा हूं इफ z तुम्हारा क्या है, x प्लस आयोटा y है, x प्लस आयोटा y है, तो पहला
व्हेन, फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है अगर x की वैल्यू 0 है, मतलब रियल पार्ट 0 है, ठीक है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं रियल पार्ट ऑफ z। अब समझना, अच्छा मैं एक छोटी सी रिप्रेजेंटेशन बतानी भूल गया, यहाँ पे मैंने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लिखा ना, इसको हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं, देखो ऐसे, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं रियल पार्ट ऑफ z, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। इतना बड़ा ना लिख के, रियल पार्ट ऑफ z ना लिख के, हम इसको लिख देते हैं REZ। इसका मतलब क्या है कि z का रियल पार्ट की बात कर रहा हूं, और इमेजिनरी पार्ट को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, IMZ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो जैसे तुमने यहां पे क्या निकाला, इसका रियल पार्ट निकाला 5, तो इस रियल पार्ट को ऐसे भी बोल सकते थे रियल पार्ट ऑफ z। ये इमेजिनरी पार्ट निकाला तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, सिमिलरली उनको भी। तो अगर मैं कह रहा हूं अगर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि जो रियल पार्ट है ना z का रियल पार्ट 0 है, मतलब उसके अंदर रियल पार्ट है ही नहीं, y नॉन जीरो है, तो उस रियल नंबर को हम क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज z क्या है तुम्हारा, प्योरली रियल नंबर है। तो z हमारा क्या बनेगा, प्योरली रियल नंबर ही बनेगा, सॉरी रियल पार्ट 0 है, प्योरली रियल पार्ट 0 है, तो z इज प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर या प्योरली इमेजिनरी नंबर, जो भी लिखना चाहो दोनों लिख देता हूं मैं, प्योरली इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उस केस में तुम्हारा z क्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल, उसके अंदर रियल कुछ नहीं दिखेगा। जैसे कि देखो मैंने कह दिया एग्जाम्पल में z इज इक्वल टू सिंपल सा 2 आयोटा, ये कह दिया z इज इक्वल टू 2 आयोटा। अब अगर इसको देखो तो इसके अंदर रियल पार्ट नहीं है, 2 आयोटा के अंदर रियल पार्ट नहीं है, इसका रियल पार्ट कितना है 0 और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट कितना है 2, तो इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो इस 2 आयोटा को हम क्या बोलेंगे, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ये तुम्हारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि y 0 हो, देखो यहाँ पे x 0 वाला एग्जाम्पल ये मैंने लिया था ना, ये x 0 वाला एग्जाम्पल एक और लिया हुआ है, तो ये नंबर भी तुम्हारा क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और पीछे एक आया भी था ऐसा, देखो हमने निकाला था उसका आंसर 2 आयोटा आया था, देखो इसका 2 आयोटा आया था, तो ये जो नंबर था ना ये प्योरली इमेजिनरी नंबर था, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं। ऐसे भी नंबर होते हैं जिनके अंदर y 0 हो जाता है, when y इज इक्वल टू 0, y 0 होने का मतलब क्या है कि इमेजिनरी पार्ट है ना जो z का वो 0 है, इमेजिनरी पार्ट है ना जो z का वो 0 है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उस केस में मैं बोलूंगा कि z इज प्योरली रियल। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर, भाई रियल नंबर ही ले लिया तो रियल ही होगा। अगर z ऐसा है देखो जैसे कि 2, अब ये 2 है, अब इस 2 का मतलब क्या है, ये है 2 प्लस 0 आयोटा, ये है 2 प्लस 0 आयोटा। अब इसके अंदर तुम्हारा सिर्फ रियल पार्ट है, कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो ये वाला जो नंबर है ना तुम्हारा, इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल नंबर है, ये तुम्हारा क्या है, प्योरली रियल नंबर है। आ गई बात समझ में, इसको हम बोल देंगे क्या है तुम्हारा, प्योरली रियल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्योरली रियल और प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख के पहचान लेंगे, देख के पहचान लेंगे हम आराम से, ठीक है। और अगर नंबर ऐसा है कुछ इस टाइप का है, जैसे कि मैंने यहां लिखा था, जैसे कि ये लिखा हुआ है, इसको हम सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसको भी सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो अब हमने एक छोटी सी चीज सीखी अभी तक, छोटी सी चीज हमने क्या सीखी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम x प्लस आयोटा y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे x क्या होता है, रियल पार्ट होता है, और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए तुम्हें कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कैसे निकालते हैं। जो आयोटा के साथ लिखा हुआ है वो इमेजिनरी, और जो आयोटा के साथ नहीं लिखा हुआ है वो रियल, सिंपल सी बात है।
और अगर आयोटा के साथ जो लिखा है उसको साइन के साथ देखना है। आयोटा के साथ जैसे -1 लिखा है तो -1 होगा इमेजिनरी पार्ट। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके अंदर ये x नहीं आ रहा है, जिसके अंदर सिर्फ आयोटा y जैसा बन रहा है, आयोटा y जैसा नंबर बन रहा है, तो आयोटा y जैसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर। और जिसके अंदर ये y0 आ रहा है, मतलब सिर्फ x आ रहा है, तो उसको हम प्योरली क्या बोल देते हैं, रियल नंबर बोल देते हैं। उसको हम बोल देंगे प्योरली रियल नंबर है भाई, इसके अंदर इमेजिनरी नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे वो क्या है, प्योरली रियल है। क्लियर हो गई बात यहां तक? मेरे को उम्मीद है समझ आ गई होगी। अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब कहते अब हम इन चीज को ना रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। देखो, रियल नंबर्स को तुम कहां रिप्रेजेंट करते थे, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे हम रियल लाइन पे, रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते थे रियल लाइन पे, ठीक है, रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे रियल लाइन पे, क्योंकि वो तो रियल लाइन पे हो जाते थे। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूं 4 को रिप्रेजेंट करो तो 0 से इधर 4 मिल जाता था, है ना। अगर मैं तुमसे कहूं -2 करो तो इधर -2 मिल जाता था। तो रियल नंबर्स तो रियल नंबर रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाते हैं, है ना, ये तो हमें पता है। पर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तुम्हें यह भी समझ आना चाहिए कि ये नंबर है कहां। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है ये देख लो, थोड़ा सा ये भी आइडिया होना चाहिए ये नंबर्स दिखेंगे कैसे। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखो क्या होते हैं। अब तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कितने पोर्शन है, 2 पोर्शन है, एक तो रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है ना। जो हम रियल नंबर पढ़ते हैं उनके पास बस रियल पार्ट होता है, उसके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होता। रियल नंबर में बस रियल पार्ट होता है, ठीक है। तो अब जो रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, वो तो किस पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, वो तो रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। और जो इमेजिनरी पार्ट है उसके लिए हमें एक एक्सिस और चाहिए, जो इमेजिनरी पार्ट है हमारा उसके लिए हमें एक एक्सिस और चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। देखो, अभी तक तुम्हारे लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस थी। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में हम ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसको तो बोलते हैं रियल लाइन, इसको तो बोलते हैं रियल लाइन। और जो वाई एक्सिस है ना तुम्हारी, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स लाइन, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लाइन। सेम ही चीज है, देखना कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम आसान सी बात है, बहुत आसान बात। जैसे ग्राफ पे नंबर को प्लॉट करते हो ना, जैसे ग्राफ पे नंबर को प्लॉट करते हैं एकदम वैसे ही रिप्रेजेंट करना है। इसको बोलेंगे रियल लाइन और वाई एक्सिस वाली लाइन को बोलेंगे कॉम्प्लेक्स लाइन। यहां पे होगा तुम्हारा 0। अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई ये 4 जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए थे ना, इन चारों को रिप्रेजेंट करो। ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिख देता हूं। मान लो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिख दिया 2 + 3 आयोटा। Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया मान लो मैंने 5 - आयोटा। Z3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, मान लो मैं और एग्जांपल ले लेता हूं -3 + 4 आयोटा। Z4 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया -1 - 2 आयोटा। Z5 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया मान लो मैंने -6 आयोटा। और Z7 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो मैंने ले लिया 8। मैं कह रहा हूं कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, ये दिखेंगे कहां पे, ये Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6, इन सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को Z6, इन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि ये कैसे दिखेंगे। अब देखो, रियल पार्ट, पहले वाले का रियल पार्ट कितना है, पहले वाले का रियल पार्ट है 2। तो हमें रियल लाइन पे चल के आना है 2 पे। मैं रियल लाइन पे चल के आ गया 2 पे, यहां पे माना 2 है। और इमेजिनरी पार्ट कितना है 3, तो इमेजिनरी पार्ट पे चलते चला गया मैं 3, तो माना मैं यहां आ गया। जैसे हम ग्राफ पे एक नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, जैसे ग्राफ पे 2,3 नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो y एक्स एक्सिस पे 2 चल जाते हो, y एक्सिस पे 3 चल जाते हो, तो जहां पहुंच गए वो नंबर हमारा तुम्हारा 2,3 हो जाता है। सेम वही चीज है। तो रियल पार्ट पे चल जाओ 3 और कॉम्प्लेक्स पार्ट पे, रियल पार्ट पे चल जाओ 2, कॉम्प्लेक्स पार्ट पे चल जाओ 3। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो पॉइंट बना ना, इसको हम लिखते हैं 2 + 3 आयोटा। तो ये तुम्हारा Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। ये जो पॉइंट है ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें
तो रियल लाइन पे कितना चलना है, 5, रियल पार्ट है उसका 5, तो रियल पार्ट 5 चल के आएंगे यहाँ पे। फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट कितना है, -1, उस दूसरे वाले का Z2 का कॉम्प्लेक्स पार्ट है -1, तो यहां से नीचे आना पड़ेगा। तो y में चले गए, इमेजिनरी लाइन पे चले गए, इमेजिनरी लाइन पे चले गए -1, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स लाइन या इमेजिनरी लाइन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, 5 माइनस का आयोटा, ये हो गया तुम्हारा Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां कहीं मिलेगा। Z3 देखो क्या कर रहा है, रियल पे चल के आओ -3 और कॉम्प्लेक्स पे चल के आओ 4, तो रियल पे -3 इधर चला जाएगा, रियल पे -3 मान लो मैं यहां तक चल के आ गया, और कॉम्प्लेक्स पे 4 चलना है तो ऊपर चलना पड़ेगा, तो माना कॉम्प्लेक्स पे 4 यहां तक चला गया, तो ये जो बना ये बन गया -3 + 4 आयोटा, ये हो गया तुम्हारा Z3, ठीक है। फिर आ जाओ Z4 पे, -1 - 2 आयोटा, तो रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट है -2, तो नीचे ही चलना है दोनों में, यहां आके और फिर नीचे जाना है। तो यहां मान लो मैं आईडीए से बना रहा हूं, तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एकदम सिमिलर बन जाएंगे एग्जैक्ट। तो -1 - 2 आयोटा, ये हो गया तुम्हारा Z4। अब Z5 क्या कह रहा है, -6 आयोटा, -6 आयोटा कहां मिलेगा, देखो इसके अंदर रियल पार्ट है ही नहीं, तो हम ओरिजिन पे खड़े हैं, ओरिजिन से ही हमें रियल पार्ट में तो जाना ही नहीं कहीं भी, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे चलना है, हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे चलना है। तो इस लाइन के ऊपर चलेंगे हम, कहां तक, नीचे चलना है, -6 है, इमेजिनरी पार्ट कितना है, -6, तो नीचे की तरफ मैं चलता जाऊंगा और -6 पॉइंट पे आ जाऊंगा, क्योंकि यहां पे रियल पार्ट तो 0 मिलेगा, इस एक्सिस पे रियल पार्ट तो 0 मिलेगा और इस एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स पार्ट 0 मिलेगा। जैसे x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो कॉम्प्लेक्स लाइन पे ही रहना है बस, रियल लाइन पे जाना ही नहीं, और कॉम्प्लेक्स लाइन पे -6 पे जाना है। तो यहां पे कहीं पे तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा Z5 कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा, -6 आयोटा। तो मैंने हर तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लिए इसमें कि तुम्हें हर तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया मिल जाए। और लास्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है सिर्फ 8। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स लाइन पे नहीं चलना, बस रियल लाइन पे ही रहना है, तो रियल लाइन पे ही रहेंगे और सिर्फ आ जाएंगे हम रियल लाइन पे ही चलेंगे, बस कॉम्प्लेक्स लाइन पे चलेंगे ही नहीं। तो रियल लाइन पे कितना चलना है, 8, तो यहां पे माना मैं 8 चल के आ गया, तो ये बस तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 8, ठीक है। ये हो गया Z6, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z6। तो इस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, इस तरह से हम अलग अलग टाइप्स के कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तुम्हारे कॉम्प्लेक्स नंबर इस दुनिया के इन 6 टाइप से बाहर नहीं जा सकते, इस 6 टाइप में ही मिलेंगे। इस दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो हमेशा ऐसा ही दिखेगा, एकदम ऐसा ही दिखेगा, जिसके अंदर या तो x और y दोनों पॉजिटिव, या x पॉजिटिव y नेगेटिव, y नेगेटिव x पॉजिटिव, या दोनों नेगेटिव 1 0 दोनों में से। तो सारे के सारे 6 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दिखा दिए, ऐसे ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो ये पेपर, ये जो ग्राफ बना, ये जो जहां पे तुमने इसको रिप्रेजेंट किया है, पहले तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते थे, अगर तुम्हें याद हो, कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, है ना। हम जब हम x, y को रिप्रेजेंट करते थे तो उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते थे, कार्टेशियन प्लेन। कि भाई कार्टेशियन प्लेन पे तुमने क्या किया, एक पॉइंट को डिनोट किया, जैसे 2, 3 को, 4, 5 को। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इस प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये हमारा बना कॉम्प्लेक्स प्लेन। इसको कार्टेशियन प्लेन नहीं कहते, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। और या फिर आर्गेंड प्लेन, ARGAND, आर्गेंड प्लेन, ये दोनों नाम से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जहां पे ये पूरा का पूरा ये जो प्लेन बन रहा है जिसके ऊपर तुमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत इजी सी चीज है, कहीं पूछता नहीं है, पर पता होनी चाहिए। एकदम कुछ भी तो नहीं है, बस कुछ एक चीजें हैं। मेरे को उम्मीद है यहां तक की बात समझ हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमें कहता है, नेक्स्ट पार्ट हमें कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर कब होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। बस यहीं तक करेंगे, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कल का लेक्चर करने के बाद परसों वाले लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्री के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, मतलब इस थर्सडे को और इस फ्राइडे को हम ट्रिग्नोमेट्री के एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे हमें ये देखना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वल कब रख सकते हैं हमें ये देखना है, ठीक है। चलो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे ये देखते हैं। तो माना कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तुम्हारा, माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है तुम्हारा, सपोज x प्लस आयोटा वाई, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दिया x प्लस आयोटा वाई, और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ और बोल देते हैं, क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई हो गया, WZ बोल दो या कुछ और बोल दो, a प्लस आयोटा बी बोल दो, चलो a प्लस आयोटा बी ये बोल दिया, ठीक है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए मैंने, x प्लस आयोटा वाई और a प्लस आयोटा बी। कह रहा है ये दोनों बराबर कब होंगे, जब सेम दिखेंगे। भाई दो चीजें बराबर कब होती है, जब 2 किसके इक्वल होता है, 2 2 के बराबर होता है, 4 किसके इक्वल होता है, 4 4 के बराबर होता है। तो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के कब बराबर होगा, जब ये एकदम सेम दिखेंगे। सेम कब दिखेंगे, जब x जो है वो a के बराबर होगा और जो y है वो किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। सेम चीज है, x a के बराबर होना चाहिए और y b के बराबर होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि Z1 इज इक्वल टू Z2 इफ एंड ओनली इफ कि x तो किसके बराबर होना चाहिए, a के, और y किसके बराबर होना चाहिए, b के। अगर ये दोनों चीजें इक्वल हैं तो ही हम कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं। और हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रियल पार्ट जो है Z1 का वो रियल पार्ट ऑफ Z2 के बराबर होना चाहिए। भाई x और a क्या है, x तो है रियल पार्ट Z1 का और a क्या है, रियल पार्ट Z2 का। और अगर मैं तुमसे बोलूं एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 जो है वो भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 के ही बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, नहीं तो इक्वल नहीं होंगे, नहीं तो इक्वल नहीं। एकदम सिंपल सी बात है। मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कि क्या 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा के बराबर है, 2 प्लस 3 आयोटा क्या 2 माइनस 3 आयोटा के बराबर है? ऑब्वियस सी बात है नहीं है। कैसे होगा? 2 प्लस 3 आयोटा तुम्हें कहां मिलेगा? 2 प्लस 3 आयोटा तो देखो ये मिल रहा, अगर 2 माइनस 3 आयोटा देखोगे तो 2 माइनस 3 आयोटा यहां मिलेगा नीचे, 2 माइनस 3 आयोटा यहां मिलेगा, तो कहां से बराबर होगा? 2 प्लस 3 आयोटा तो 2 प्लस 3 आयोटा तो सिर्फ और सिर्फ 2 प्लस 3 आयोटा के ही बराबर हो सकता है। 2 प्लस 3 आयोटा तो तुम्हारा 2 प्लस 3 आयोटा के ही बराबर हो सकता है। तुम कहोगे सर फिर ये फालतू की चीज पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे? कहता है फाइंड x एंड y इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। इफ कॉम्प्लेक्स, इफ बस इतना ही लिख देगा, फाइंड x एंड y इफ, फाइंड x एंड y इफ 2x प्लस का 4 माइनस y आयोटा इज इक्वल टू 8 माइनस 4x प्लस का आयोटा टू वाई प्लस 2 आयोटा। ये कह दिया, जैसे कि कह रहा है कि x और y की वैल्यू बताओ अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इक्वल हैं। अगर ये दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इक्वल है, तो मेरे को बताओ कि तुम्हारा x और y की वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रख दो। देखो ये हो गया तुम्हारा रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट कितना हो गया? इसका रियल पार्ट हो गया 2x जिसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा, और इसका रियल पार्ट कितना हो गया? ये 8 माइनस 4x। तो दोनों के रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रख दिया। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ाया था, उसके अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर को जब हम बराबर रख रहे थे वहां भी हमने ये क्वेश्चंस किए थे। हम जब दो ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल रख रहे थे वहां भी हमने यही चीज पढ़ी थी कि x कोऑर्डिनेट x के, y कोऑर्डिनेट y के बराबर होने चाहिए। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन थे। तो यहां से हम क्या करेंगे?
4x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 3/2। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर रख दो और कॉम्प्लेक्स पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट के, तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट कितना है 4 माइनस वाई, और इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट कितना है 2y प्लस 2, इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है तुम्हारा 2y प्लस 2 है। तो y को उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ, तो y को उधर ले जाओगे 2 को इधर लाओगे तो इधर तो बन जाएगा 2, उधर बन जाएगा 3y, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2/3, y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2/3। तो इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार तो क्या एकदम आसान सा क्वेश्चन है, क्या ही पूछेगा इसका, तो क्या ही पूछेगा इसका। तो एक क्वेश्चन और करें, चलो। फिर कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फिर कल मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे कि देखो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, ये देखो, फाइंड x and y if 1 प्लस आयोटा y स्क्वायर प्लस में 6 प्लस आयोटा, ये किसके बराबर दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा इंटू में x के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ये करना है। तो देखो अभी यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक से नहीं लिखे हुए हैं, पहले इन कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक से लिखो, रियल पार्ट को रियल के साथ, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ, फिर कंपेयर करना। अभी तो कंपेयर हो नहीं सकते ना, देखो आयोटा यहां भी है, आयोटा यहां भी है, आयोटा को एक जगह करो पहले, कैसे देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराओ, तो वाई स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू में प्लस में 6 प्लस आयोटा, और आरएचएस के अंदर x की गुना करवा दो, 2x प्लस का आयोटा x करवा दी। अब एलएचएस के अंदर ना जहां पे आयोटा नहीं है उनको एक साथ लिख लो, तो वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई स्क्वायर प्लस 6, और जिनके अंदर आयोटा है ना वहां से आयोटा को कॉमन ले लो, आयोटा यहाँ पे और यहाँ पे है, तो यहां से तो आ जाएगा वाई स्क्वायर, और वहां से आयोटा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और आरएचएस के अंदर 2x प्लस का आयोटा x, ये तो सही फॉर्म में लिखा ही हुआ है। अब देखो, अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर आए जहां पे रियल पार्ट रियल के बराबर है और कॉम्प्लेक्स पार्ट कॉम्प्लेक्स के बराबर रखा जा सकता है, इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। अब रियल को रियल के बराबर रखोगे तो वाई स्क्वायर प्लस का जो 6 है वो किसके बराबर हो जाएगा 2x के, एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रख दो, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 जो है उसको बराबर रख दो x के, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है वाई स्क्वायर प्लस 1 और वहां पे इमेजिनरी है x। तो देखो इन दोनों को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करें, यहां से x की वैल्यू को उठा के और इसके अंदर रख दो, यहां से x की वैल्यू को उठा के और इसके अंदर रख दो, ठीक है। तो देखो अगर वाई स्क्वायर प्लस का 6 इज इक्वल टू में 2 टाइम्स x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर प्लस 1, तो यहां से देखो y में इक्वेशन बन गई सारी, तो वाई स्क्वायर प्लस का 6 इज इक्वल टू में 2y स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4, y की एक तो वैल्यू आ जाएगी 2 और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, तो 2 वैल्यूज निकल गई, एक तो 2 निकल गई और एक माइनस का 2 निकल गई, ठीक है। दोनों वैल्यूज को बारी बारी रख के x की वैल्यूज निकाल देंगे, तो व्हेन y इज इक्वल टू 2, जब y की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो x की आ जाएगी, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 5। अगर y की वैल्यू -2 भी रखोगे तो भी यही आएगी, y की वैल्यू अगर मैं -2 रखूंगा तो भी -2 का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू x, तो यहां से भी x की वैल्यू 5 ही आएगी, तो x की वैल्यू तो होगी 5 और y की वैल्यू हो सकती है प्लस का 2 और माइनस का 2। ये तुम्हारा फाइनल क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे को उम्मीद है
कि अब ये कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हुआ होगा। ये तो आसान सा ही कंसेप्ट था। अब कल वाले लेक्चर के अंदर हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो सारी चीजें दोबारा से पढ़नी है हमें नंबर्स की, जो हम सिंपल नंबर्स के लिए पढ़ते थे वही अब इनके लिए भी पढ़ना है। तो कल का लेक्चर करेंगे, फिर थर्सडे और फ्राइडे का जो लेक्चर है उसमें हम एनडीए के क्वेश्चंस लगा लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, ताकि जो है ना तुम्हारे लाइव लेक्चर्स ज्यादा से ज्यादा रहे, क्योंकि फिर उसके बाद तो फिर मैं आ ही जाऊंगा, फिर मैं मंडे से लाइव इसको पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो कल का लेक्चर इसको थोड़ा सा और पढ़ लेना, उसके अंदर मैं बेसिक्स ही बताऊंगा, ज्यादा हाई फाई नहीं करवाऊंगा, और फिर जो टॉपिक है वो हम लाइव लेक्चर में ही करेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो मैं एनडीए के क्वेश्चन थर्सडे और फ्राइडे को कर लेना, ठीक है। चलो, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा और सीरियसली सारे लेक्चर्स को पढ़ रहे होगे तुम। तो टेक केयर, सी यू, बाय।